हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। पिछली क्लास में हमने गिग वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स करे थे, राइट? आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाहे अभी न्यू कोड्स में उनके बारे में, पहले ये बताओ, इज आई एम ऑडिबल? हाँ, सही है आवाज? ओके। सो हमने जो ये 3 तरीके के वर्कर्स के बारे में पढ़ा था। इनफॉर्मल वर्कर्स वो रहते हैं जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल योर डोमेस्टिक वर्कर्स, योर स्ट्रीट वेंडर्स। और प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन सोर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं कंज्यूमर के साथ। और गिग वर्कर्स वो रहते हैं, अगेन वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू आते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन से हो या ना हो, राइट? फ्रीलांसर्स वगैरह फॉर एग्जांपल ये टास्क बेस्ड जो है काम करते हैं। सो अभी हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा था कि अभी न्यू कोड जो आया है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है लेके आया है, इनके लिए राइट्स लेके आया है। बट अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में, इंटरव्यू में, कि है तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना आज के टाइम में, ठीक है ना? चाहे कोड लागू हुआ है नहीं हुआ है, उसके अलावा उनके पास क्या राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बिकॉज ये गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनफॉर्मल वर्कर्स का करवाने का ये मेन मकसद था कि चाहे अब इनको लॉ के द्वारा लेजिस्लेचर ने कोडिफाई करने की कोशिश की है, इनको रेगुलेट करने की कोशिश की है, पर वो अभी तक हमारा कोड लागू नहीं हुआ है। तो लागू नहीं हुआ है तो इट मीन्स कि उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं जी, उनके पास फिर भी अधिकार है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक काम कर रहे हैं और वो सिटीजन ऑफ इंडिया है। हम सभी सिटीजन्स पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है लागू होता है। और अब आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप जो है आपके आर्टिकल्स को गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म या जो भी ये इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उसके कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करेंगे। क्लियर? सो दैट आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, एमसीक्यू आ गया, या फिर कोई इंटरव्यूअर ने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, आप फिर उसको बहुत ही आसानी से जो है बता पाओगे। क्लियर? सो पहला है आपका आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। कहते ये वर्कर्स जो हैं सबसे पहले आर्टिकल 14 के अंदर आराम से एक प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उनके साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं प्लेटफॉर्म्स या एम्प्लॉयर्स उनके, वो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज कर सकते हैं। मान लो उनको पे नहीं हो रही, वर्किंग कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स सही नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इनको हम कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन में भी ये आते हैं। क्लियर? सो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स या कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो, ये लोग आर्टिकल 14 के अंडर जो है प्रोटेक्शन ले सकते हैं। क्लियर? इनफॉर्मल वर्कर्स जो कहते हैं उनको वैसे बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शंस नहीं मिलती, उससे वो एक्सक्लूडेड रहते हैं, बट एटलीस्ट आर्टिकल 14 का तो वो राइट क्लेम कर ही सकते हैं ना, अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है, कुछ भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, चाहे वो फॉर्मल है इनफॉर्मल है, दे कैन टेक द हेल्प ऑफ आर्टिकल 14। क्लियर? हम धीरे धीरे ये पॉइंट 1 करा है, आपने कुछ नहीं करना, नोट्स में ये लिख लेना है, राइट्स अवेलेबल टू द, ये पिछली स्लाइड में हमने रखा था, राइट्स अवेलेबल टू द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने लिखना है पॉइंट 1, राइट टू इक्वालिटी। अंडर आपको पता ही है राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से पॉइंटर्स रहते हैं, आप आसानी से उसको कोरिलेट कर पाओगे। यहाँ से आपका बेसिकली स्टेप बाय स्टेप जो भी राइट्स आपके निकलेंगे 5-6, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है राइट टू लाइवलीहुड, आर्टिकल 21। हो ना हो ये बात याद रखना, आर्टिकल 21 हर जगह रिलेट कर जाता है। क्लियर? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्क अपनी रोजी रोटी के लिए ही तो
जो है मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। क्लियर। सो हमने ये कहना है कि ये इनको आर्टिकल 21 के जो है के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है। कोई भी मान लो इनकी आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन हो रही है या अनफेयर पे मिल रहा है, लैक ऑफ सेफ्टी एट वर्क जो इनकी लाइवलीहुड को ख़राब कर रहा है। क्लियर। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ये आवाज़ उठा सकते हैं। आर्बिट्रेरी टर्मिनेशन मतलब कि अपनी मर्जी से किसी को निकाल दो। क्लियर। वैसे इन केसेस में क्या होता है, आप आर्टिकल 21 रिट तो डाल सकते हो, इसके अलावा लेबर कोर्ट में भी ये आर्टिकल लगा के आप अपने हक के लिए बात कर सकते हो कि मेरे को अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है मेरे साथ। इनफॉर्मल वर्कर्स देखो ये हम अलग तो रख रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही अनरजिस्टर्ड होते हैं, इनके पास ऐसा लीगल प्रोटेक्शन कोई नहीं होती, इनके पास फिर भी होती है। क्लियर। तो ये क्या कहते हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स इनके होते नहीं प्रोटेक्शन के लिए, बट ये फिर भी आर्टिकल 21 यूज़ कर सकते हैं अगर बेसिक कंडीशन या मिनिमम वेजेस जो हैं उनको मीट नहीं कर रहे, ठीक है, उनके लाइवलीहुड को, और वाकई में एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, बहुत ही कम वेज पे काम करवा रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, तो आर्टिकल 21 की सहायता लेके कर सकते हैं। बट अगेन वहाँ पे प्रूविंग का बहुत चक्कर रह जाएगा क्योंकि इनका मोस्टली कैश बेस्ड रहता है सिस्टम, ठीक है, बट कहीं ना कहीं फिर भी आर्टिकल 21 इनकी हेल्प कर देगा अगर ये शो हो जाए कि हाँ जी वो वहाँ पे काम पे जाते थे और इतना पैसा ही मिलता था। क्लियर। आजकल तो वैसे ऑनलाइन का ज़माना है और हर कोई ऑनलाइन देता रहता है, बाकी जो आपके डोमेस्टिक वर्कर वगैरह होते हैं वो खुद भी ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं लेते, वो कैश लेना ही पसंद करते हैं, है ना। थर्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 39 क्या कहता है कि आपको राइट्स को सिक्योर करना है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड जो है प्रोवाइड करने हैं और वर्कर्स की प्रोटेक्शन करनी है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब बताओ आज। यस स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में मैंने समझाया है बहुत बार, व्हाट इज एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यस स्टूडेंट्स बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स कि उतने एटलीस्ट पैसे, तो हमने लाइवलीहुड में 3 कंसेप्ट पढ़े थे, शेल्टर, फूड, क्लोथ्स, कितने हो कि एटलीस्ट वो बेसिक अपने नीड्स पूरे कर सकें, उसे बोलते हैं एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। सो ये प्रोविजंस क्या करती हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक वेल, जो देखो जब भी आपके डीपीएसपीस पे आपका क्वेश्चन आता है तो आपने बस यही बात याद रखनी है, डीपीएसपीज जस्ट एंड जस्ट फोकस अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इट स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री अंडर आर्टिकल 12। क्लियर। सो गिग वर्कर्स की स्टेट इज इनकरेज्ड कि कुछ ऐसे लॉज बनाएं वो जहाँ पे इनके लिए जो है इकोनॉमिक एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस जो हैं इनके लिए इंश्योर हो जाए, राइट। और इनफॉर्मल के लिए भी स्टेट को कहती रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ ऐसा लेके आए जिनसे इनको सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर मेयर्स जो है मिल सकें। गवर्नमेंट ने इसके लिए भी स्टेप उठाया है, इसके लिए भी स्टेप उठाया है, इसके लिए स्टेप उठाया है आपके जो न्यू कोड्स हैं उसमें प्रोविजंस डाल के, और इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए प्रोविजंस तो डाली हैं, उसके साथ साथ आपके श्रम कार्ड्स, श्रम पोर्टल, यूनिक आईडी नंबर, ये सब जो है स्टार्ट करवा दिया है, जिस पे आपका एक लॉगिन हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा दैट यू आर अ रजिस्टर्ड वर्कर, और फिर आपको उसके थ्रू बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। क्लियर। तो ये जो प्रोसेस है ऑलरेडी इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 43 डीपीएसपीस का। जस्ट मेंशन द आर्टिकल्स इन योर नोट्स। पहले हमने करा आर्टिकल 14, देन वी डिड आर्टिकल 21, देन वी डिड आर्टिकल 39 एंड नाउ वी आर डूइंग आर्टिकल 43। क्लियर।
ये क्या कर देता है, मैंडेट कर देता है स्टेट को कि भाई आपको एक लिविंग वेज, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए उतनी तनख्वाह, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस और डिसेंट लाइफ प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को। डिसेंट लाइफ अभी हमारा जो है डिसेंट स्टैंडर्ड वाला पॉइंट अभी फुलफिल नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। कोशिशें बहुत हैं, जारी है, बट ये अचीव नहीं हुआ है। क्लियर? बट हमने इसको रिलेट करना है गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स से, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्कर्स जो है आर्ग्यू करें कि हमें एटलीस्ट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस मिले, बेटर कंडीशंस मिले, उसके साथ हमें जो वेलफेयर बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसका भी फ़ायदा मिले। क्लियर? और इनफॉर्मल जो हैं वो तो देखो कहीं ना कहीं बहुत ही लैक करते हैं मिनिमम वेज के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि भाई हमें तो आर्टिकल 43 के अंडर भी ये प्रोटेक्शन मिलती है कि प्लीज़ आप कुछ इतनी से भी उतनी तनख्वाह सेट कर दीजिए, हम चाहे इनफॉर्मल हैं, इतनी कर दीजिए कि हमें इट स्टैंडर्ड बेस पे तो मिले। और लिटरली आजकल तो इतना, क्योंकि ना ये सब ने यूनियंस बना रखी होती है, चाहे इनफॉर्मल सेक्टर्स के हैं, वो पहले अपना रेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम इतने से ज़्यादा तो आएंगे नहीं, दिहाड़ी पे भी आएंगे तो इतनी पे तो आएंगे ही, तो किसी को भी उठा लो हर किसी का सेम रेट रहता है। तो ऐसे कहीं ना कहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स भी अपने लिए वर्क कर रहा है कि उनको भी पता चल रहा है कि हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन है बहुत एक्सट्रीम हो रही है, तो गवर्नमेंट तो उनके लिए स्टेप्स ले ही रही है, वो खुद ब खुद भी बहुत समझदार है। बट अगर हम उनकी बात करें कि प्रोटेक्शन लेने की, वो खुद तो ऐसे नहीं ले पाएंगे, ऑफ कोर्स उनको किसी की ज़रूरत पड़ जाएगी लीगल हेल्प की, तभी वो जो है यहाँ पे हेल्प ले पाएंगे, क्योंकि इतने वो होते तो शायद वो रजिस्टर्ड होके ही सब काम कर रहे होते, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतनी फैसिलिटीज़ दे रही हैं उनको, तो एक बार अगर रजिस्टर हो जाए तो ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कत ही उनकी ख़त्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कहते ही चाहे कोई भी किसी भी तरीके का वर्कर हो, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एन पर्सन, ही इज़ एन इंडिविजुअल, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उनके पास पूरा पूरा अधिकार है अगर वो किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हैं, लाइक एक्सेसिव वर्क आवर्स, इसको आप पॉइंटर्स में लिख सकते हो क्योंकि अगर आपका स्टेटमेंट बेस आ गया तो उसमें आप इसको आंसर कर पाओगे। लो वेजेस, अनफेयर ट्रीटमेंट। तो आर्टिकल 23 सीधा सीधा कहता है कि हम किसी भी तरीके की बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते और हम एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हैं, और ऑलरेडी एक्ट्स भी बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्ट्स भी बना रखे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, अगेन वो तो हैं ही बेचारे, इनफॉर्मल सेक्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा उनकी सिचुएशन ऐसी रहती है कि वो फोर्स लेबर के शिकार रहते ही रहते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भर भर के होती है, क्योंकि जो उनका वर्कर्स अनरेगुलेटेड रहते हैं, कहीं पर रजिस्टर्ड नहीं रहते। तो अगर वो चाहें आर्टिकल 23 की सहायता से ऐसी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द पर्सन्स। तो इसके लिए आपके पास एक बहुत ही बढ़िया केस भी है जिसमें ऐसे अनरजिस्टर्ड वर्कर्स काम कर रहे थे, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला। क्लियर? तो वहाँ पे आप वो चीज़ लगा सकते हो कि किसी ने उनकी मतलब गवर्नमेंट के नोटिस में लेके आए, गवर्नमेंट को पता चला और गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ किया है ना। जैसे आपके एमसी मेहता केस में गवर्नमेंट ने वहाँ पे वेलफेयर फंड जारी करने का आदेश कर दिया जुडिशरी ने स्टेट को। सो आप एट द एंड ऑफ द डे ये कह सकते हो कि अगर वो अनरजिस्टर्ड है फिर भी बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया दे कैन सीक द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 23। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज दे हैव अ राइट टू फॉर्म द यूनियंस। सो चाहे को गिग वर्कर है, इनफॉर्मल है, वो अपनी मांगों को आगे रखने के लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब सी। ठीक है, और ये आपकी यूनियंस मोस्टली रजिस्टर्ड हो तो बेटर रहती है, बहुत प्रोटेक्शन मिल जाती है उनको। और इनफॉर्मल वर्कर्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और ऐसी यूनियंस बना के एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं। क्लियर? सिक्स्थ है आपका सोशल सिक्योरिटी, आर्टिकल 41 42 DPSPs ही है ये।
तो कहते हैं DPSP आपका 41-42 कहता है कि हम आपको पब्लिक असिस्टेंस देंगे अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, सिकनेस हो गई है, ओल्ड एज, डिसेबलमेंट। तो गिग वर्कर्स जो हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते, वो ऐसी पॉलिसी से अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये DPSP में है, मैंडेटरी चाहे नहीं है, बट वो कह सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए है, बनी हुई हैं स्कीम्स, तो अगर हो सके तो हम पे भी लागू करवाओ, जो आज के टाइम पे इनकी लड़ाई चल रही है। और कोर्ट ने न्यू एक्ट्स लेके बहुत सारे इनको ऐसी प्रोविजंस प्रोवाइड करी भी हैं जहां इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स प्रोवाइड होंगी, बट ज़्यादा नहीं होंगी। वाई ज़्यादा नहीं होंगी? क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कॉन्ट्रैक्चुअल उसमें एम्प्लॉय की डेफिनेशन में डाल दिया है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, सॉरी, जिस करके इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इतनी नहीं मिल पाती। इनफॉर्मल ये तो करते ही हैं जॉब सिक्योरिटी वगैरह से, तो स्टेट को ये सजेस्ट है कि ये इनफॉर्मल इकनॉमी को सपोर्ट करें। एटलीस्ट जो लोग इनको हायर कर रहे हैं किसी भी तरीके से इलनेस, मैटरनिटी और अनएम्प्लॉयमेंट वाले चक्रों में इनको थोड़ा सा है बचाव जो है दे सके। स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास समझ लग रही है कि नहीं? और इतने कम ज्वाइन क्यों होते हो? रोज़ मुझे थोड़े वही सिमिलर से फेसेस दिखते हैं। क्या फ़ायदा है फिर ऑनलाइन क्लास लगाने का अगर आपने यही 5-6 बच्चों नहीं आना है? बताओ। फिर तो रिकॉर्डिंग ही कर देते हैं। ऐसे यहाँ से पता चलता है कितने बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए। हाँ जी, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, उसके लिए वो रजिस्टर करा लेते हैं अपने आप को। कितनी की मिलती है आपको पता ही है, कुछ नहीं बनता उसमें, पर गवर्नमेंट को भी इतने लोगों को देना होता है ना भाई। अगर ऑनलाइन में आ रही हूँ, आपके बैच में काफ़ी बच्चे हैं, तो मेरे ऑनलाइन का फ़ायदा ही क्या है अगर तुम लोग क्लास नहीं लगाओगे? तो बताओ। फिर बाद में आ जाओगे कि मैम हमें समझ नहीं लग रहा, दोबारा ले लो, ये कर दो, वो कर दो, यही सब बोलोगे। लिमिट तो कुछ नहीं होता है इनकी, वो ओल्ड एज पेंशन 58-60 तक का हो जाता है इनको। लिमिट वो जो गवर्नमेंट हर साल पैसे सेट कर देती है उतने मिलते हैं, उसमें कभी कभी इंक्रीज वगैरह कर देते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। सॉरी। हाँ जी। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट एंड फंडामेंटल राइट्स। अब हमने यहाँ पे आर्टिकल 14, 19 और 21 को रिलेट करा है वेजेस के साथ, क्योंकि ये दोनों टॉपिक थे, सेक्शंस थे। हमने हाँ जी। और अगेन जो कंट्रीब्यूशन पे भी रहता है, और जो डिसेबल्ड होते हैं ना बच्चे, उनको तो बिना कंट्रीब्यूशन के भी मिल जाता है, या जिनके कोई आगे पे करने वाले नहीं होते, डिपेंडेंट्स नहीं मतलब उनके होते, कोई बच्चे नहीं हैं, क्लियर, या कोई विडो है। बाकी कंट्रीब्यूशन का तो इनका चल ही रही है गवर्नमेंट की स्कीम। हाँ जी, मतलब कोई इनके बच्चे नहीं हैं जो इनकी हेल्प कर दे, उन केसेस में, विडो के केस में, और जो पर्सन्स डिसेबल्ड हैं, उन डिसेबल्ड को तो बहुत पहले ही गवर्नमेंट के थ्रू पैसा मिलने लग जाता है, और स्पेशली अगर वो फैक्ट्री से डिसेबल हुआ हो तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। कंट्रीब्यूशन मतलब कि अभी आपकी गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स लगी हुई हैं कि मान लीजिए कि आप हर महीने इतना पैसा दो या हर साल इतना दो, गवर्नमेंट उसका कितना ज़्यादा ज़्यादा वो भी डालती है अपनी तरफ से, फिर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल रिटायर, यू विल गेट 10 times द मनी यू हैव इन्वेस्टेड, क्लियर। तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आता रहेगा, जुड़ाव का भी आ रहा है, गवर्नमेंट खुद भी डाल रही है, उस पर भी इंटरेस्ट बन रहा है, तो ऐसे करते करते ये कंट्रीब्यूशन वाली बहुत सारी स्कीम्स हैं। PPF तो है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, क्लियर। ओल्ड एज में हर कोई अपना कुछ ना कुछ सेटिंग करता ही है कि भाई अगर पता है कि
बिजनेस नहीं है, सैलरी पर्सन है, तो हर कोई अपना इंतज़ाम करके ही रखता है। कोई लाइफ इंश्योरेंस में, कहीं बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं गवर्नमेंट की। क्लियर। और मैं एक बात जो बच्चे बाद में सुनेंगे उनके लिए मैं सुन लो, मेरे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर तुम यहाँ पे क्लास में नहीं आ रहे हो। मेरे क्या है, चाहे बाद में देखो, कल देखो, परसों देखो, और फिर क्या फ़ायदा मेरा यहाँ आने का। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ स्पेशल टाइम निकाल के तुम्हारे लिए आ रही हूँ, चाहे बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि भाई ढंग से क्लास लगाओ। एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होगा ना। तो सीरियसनेस को समझो। टाइम पास करना है तो तुम्हारी मर्जी है, कोर्स भी मत लेते हैं। हाँ मैं तो आ रही हूँ, पर ठीक है ना, मेरा भी फर्ज बनता है जो बच्चों ने ली है। फिर कोर्स भी मत दो, फिर कहोगे कल को पेपर नहीं क्लियर हुआ, ये है वो है। देन स्टूडेंट स्टार्ट क्रिबिंग अबाउट द थिंग्स। और आई होप आप लोग भी अपने साथ साथ नोट्स बना रहे हो। 1-2 दिन तक आपको मैसेज आ जाएगा नोट्स भेजने का। ये चैप्टर की वेट कर रही हूँ ख़त्म होने की मैं। फिर 1-2 दिन दूंगी, फिर मुझे आपके नोट्स की PDF चाहिए। हाँ जी। गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म, देखो हमने जो भी आर्टिकल 14 पढ़ा वहाँ पे वेजेस की बात हुई, 19 में भी हुई। क्योंकि 19 में कैसे हुई, 19 है आपका ट्रेड यूनियन बनाने का, एसोसिएशन बनाने का आर्टिकल। इसमें वो कहते कैसे वेज की बात होती है कि वो कुछ संघ बना के अगर मान लो उनको लो वेजेस दे रहे हैं तो क्या होगा, वो अपनी बात को आगे रखेंगे। ठीक है, सारे वर्कर्स मिलके यूनियन बना के अपनी वेजेस की बात को आगे रखेंगे। 21 तो कहता ही है कि हमें एडिक्वेट वेजेस चाहिए फॉर द गुड लाइवलीहुड। क्लियर। सो कहते हैं ये वर्कर्स हमेशा लो एंड अनस्टेबल इनकम के शिकार रहते हैं, तो मिनिमम वेज तो इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के द्वारा गारंटी करनी ही चाहिए। ठीक है, कहते हैं मिनिमम वेज एक्ट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो फॉर्मल आपके एम्प्लॉयज रहते हैं रजिस्टर्ड, गिग प्लेटफॉर्म को करती है, और इन पे ये कंडीशंस लगाने की भी बात करती कि हमने जो मिनिमम वेज सेट करी है आप उन पे यही लगाओ। क्यों? बिकॉज गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ही आपके तक पहुंचते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी में वो रहते हैं, एक एग्रीमेंट में रहते हैं जो लीगली इन्फोर्स रहता है। क्लियर। तो इन पे मिनिमम वेज एक्ट लग जाएगा। अब बात हुई है इनकी, ये बेचारे जो होते हैं इनफॉर्मल, ये तो बिलो मिनिमम वेज के रहते हैं, बट फिर भी आर्टिकल 41 एंड 21 इनकी सपोर्ट में है। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है दे कैन सीक द रेमेडी। क्लियर। दूसरा, श्रम कार्ड अगर बनवा लें फिर तो बहुत ही फायदा है इनका। समझ रहे हो मेरी बात। कहते चाहे इनको वैसे कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है बिकॉज ये अनरजिस्टर्ड है, इनफॉर्मल है, बट ये चाहे फिर भी आर्टिकल 14 एंड 21 के तहत अपने हकों के लिए बात कर सकते हैं लीगली। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी का। अगेन सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो कुछ आपका ऐसा टास्क है जहाँ पे स्पेशली कह रहे डिलीवरी है, राइड है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं यहाँ पे आप आर्टिकल 42 जो फोर्स करता है कि हमें ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस में ही काम करना है, तो आप अपने लिए क्या कर सकते हो, सेफ्टी हेल्थ रेगुलेशंस वगैरह की मांग कर सकते हो। ठीक है, आपको हायर कर, आप उनको बोलो कि भाई हमें हेलमेट वगैरह दो, मेरे पास नहीं है। अगर हाँ वो अलग बात है कि वो कहे कि नहीं हम नहीं अरेंज करके दे सकते एंड ऑल दैट। बेसिकली यहाँ कहने का ये मतलब है कि जो भी आप जैसे गिग वर्कर्स वाले मोस्टली डिलीवरी या राइड में काम करते हैं, तो कहते हैं उनकी आप फिर भी चाहे वो गिग वर्कर्स हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, उनको आप जस्ट एंड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस में ही काम करवा सकते हो। फैक्ट्री में तो मिलता है बच्ची श्रम कार्ड। आजकल तो बहुत श्रम कार्ड कुछ नहीं है, एक आई कार्ड टाइप ही होता है उसमें आपकी डिटेल्स आती हैं आधार कार्ड वगैरह की। अगर आप कोई काम करते हो, वर्कर हो, हाउसवाइफ हो, ट्यूटर हो, तो आपका वो कार्ड बन जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी आपके जैसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट के थ्रू भी मिल जाते हैं। श्रम कार्ड के लिए आप ऑनलाइन डालना हाउ टू रजिस्टर फॉर द श्रम कार्ड, आपको पता चल जाएगा प्रोसीजर। श्रम है वर्कर्स का कार्ड, लेबर का कार्ड, एक
आईडी बनाई है गवर्नमेंट ने इनके लिए। स्पेशली श्रम कार्ड प्रोसीजर आया था फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। आज की क्लास में वो भी पढ़ेंगे माइग्रेंट वर्कर्स कौन होते हैं, क्योंकि वो बहुत सफ़र करते थे माइग्रेंट वर्कर्स। एक स्टेट वाले जहाँ से थे वहाँ तो उनको सारी प्रोविजंस मिल जाती थी, ठीक है, राशन पानी जो था उनका, और राशन कार्ड से किसी और स्टेट में दिक्कत आती थी तो उनका एक श्रम कार्ड बना दिया गया कि जो ऑल ओवर इंडिया चलेगा, कहीं पे भी तुम उसकी फैसिलिटीज ले सकते हो। समझ आई अब बात भारती? हाँ जी। फैक्ट्रीज में तो बनेगा ही, क्यों बनेगा, फैक्ट्रीज में वर्कर रजिस्टर होते हैं अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। क्लियर? सो इनफॉर्मल स्पेशली जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस कंडीशंस में काम बंद करते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो इनफॉर्मल है उस टाइम पे, बट स्टेट ये देखे कि जिन्होंने उनको कंस्ट्रक्शन या कोई भी काम के लिए लगाया है एटलीस्ट वो उनको जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस जो हैं प्रोवाइड कर सके अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द DPSPs। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप ये बताओ, आपको अगर पूछ लिया जाए पेपर में या इंटरव्यू में कि आपको सेफ्टी एंड हेल्थ को रिलेट करना है गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, तो आप कर पाओगे आसानी से? आर्टिकल 42 की हेल्प से कर दोगे ना? वेज को भी कर दोगे आसानी से? क्लियर? अब हम केस देखते हैं शिव शंकर। हाँ कर दोगे, गुड, ठीक है। शिव शंकर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये PIL फाइल हुई है जी, ये रिसेंट केस है 2021 का। प्लेटफॉर्म वर्कर स्विगी जोमेटो, उन्होंने बोला कि भाई हमें क्लासिफिकेशन वर्कर के नीचे ही चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हमें भी वो सोशल सारी सिक्योरिटी स्कीम देनी है, काम तो हम वर्कर वाला कर रहे हैं। तो ये PIL फाइल हुई है। PIL क्या होती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जब आप खुद ही कुछ केस फाइल कर देते हो लोगों के जनहित में। क्लियर? कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, बट खुद ही जो इशू है कोर्ट में रखा गया। इशू ये रखा गया स्विगी और जोमेटो के वर्कर्स ने कि भाई हमें भी वर्कर्स के नीचे ही क्लासीफाई कर दीजिए, हमें अलग से गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स ना कह के, कि उनकी डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टर्स में आती है, जिनसे उनको उतने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते जो एक वर्कर को मिलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे पिटीशन रेज हुई क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन के नीचे जो है डिफाइन कर रखा है, जिसकी वजह से उनको हेल्थ इंश्योरेंस, मिनिमम वेज, प्रोविडेंट फंड्स की इतने ज़्यादा बेनिफिट जो है नहीं मिल पाते। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, हमें एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के स्टेटस को अच्छे से डिफाइन करे, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इनके रोल को समझें, और गवर्नमेंट को बोला कि भाई वाकई में वो सही कह रहे हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ जो राइट्स हैं बनाए जाएं। चाहे आप, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से ठीक कर रही है, उन्होंने उनको बहुत बढ़िया तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की डेफिनेशन में तो डाल दिया, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि जी ये फ्रीलांसिंग करते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि राइड में क्या होता है, एक जगह से एक पर्सन को उठा के दूसरी जगह छोड़ना है, ठीक है, टास्क बेस्ड रहता है, जिस करके गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से इनको नाम दे दिया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ कि तुम एक सवारी से प्रॉमिस कर रहे हो कि हम तुम्हें यहाँ से उठा रहे हैं, वो आपको कोड देता है, से होता है ना, कोड डालते हो, कंफर्मेशन हो गई, फिर जब वहाँ पे छोड़ता है तब आपको उसको पे करना पड़ता है। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट हो गया छोटा सा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आप किसी से कोई चीज़ लेते हो उसके बदले में उसको कंसिडरेशन देते हो। यहाँ पे ऊबर ड्राइवर आपको कंसिडरेशन दे रहा है अपनी गाड़ी में तेल से छोड़ने की, और तुम उसको कंसिडरेशन दे रहे हो पैसे की। क्लियर? तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट कहती ठीक है तुमने अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट तुमने इनको डेफिनेशन में डाल दिया, कहते वो यहाँ पे कह रहे हैं वर्कर्स में डाल के जी हमें बेनिफिट्स दो, पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप इनके हकों के लिए भी अलग से कुछ करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स टर्म इनके लिए सही है, बट क्यों ना इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप को भी बढ़ा दिया जाए, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एक वर्कर को मिलती है क्यों ना इनको भी दी जाए।
समझिए, क्योंकि ये ना ऐसे गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स का काम ऐसा है, ना ये एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं ना ये एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। जोमेटो वाला आपका ऑर्डर उठाता है डोमिनोज से, आपको दे जाता है, ठीक है। कंसिडरेशन क्या हुई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, आप उसको पैसे पे कर देते हो उस मान के भी और एक्स्ट्रा राइड के भी, क्लियर। और वो क्या करता है, अपने तेल से, अपने व्हीकल से तुम्हें सामान दे जाता है, क्लियर। सो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट तो तुम सबको पता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप में लेस का पैकेट लेने गए हो, 20 रुपए का था, ठीक है, आप 20 रुपए दे रहे हो, वो आपको अपनी शॉप से लेस का पैकेट दे रहा है, कंसिडरेशन। तो आपस में तुम लोगों ने क्या एक्सचेंज करा, तुमने 20 रुपए दिए तो उसने लेस का पैकेट दे दिया, तुमने 100 रुपए दिए उसने कोई बुक दे दी जो भी तुमने खरीदनी थी 100 रुपए की। समझ गए तुम, कॉन्ट्रैक्ट को समझ गए, इसमें कंसिडरेशन को समझ गए, क्लियर। तो यहाँ पे आपके गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स यही तो कर रहे हैं, टास्क बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका नाम था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में बोला कि वो सही कह रहे हैं। आप स्टेट को स्ट्रेस करा, गवर्नमेंट को, कि आप प्लीज इनकी प्रोटेक्शन में कुछ हक लेके आइए, तभी हमारी इकोनॉमी जो है बूस्ट होगी इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। नहीं तो अदरवाइज वो काम ही नहीं ऐसे करेंगे, वो कहेंगे हमें तो कोई स्कीम नहीं मिलती, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब हेयर, क्लियर स्टूडेंट्स। आपको शिव शंकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस समझ आया? अगर आपको इस पे आ गया कि स्विगी जोमेटो किस चीज़ के लिए कह रहे थे, तो आप लिख पाओगे ना कि वो चाहते थे कि हमारी क्लासिफिकेशन वर्कर्स में हो, क्योंकि हमें भी वो सारे हक चाहिए सोशल सिक्योरिटी से जो हमें नहीं मिलते इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में। डिड यू गेट? यस और नो? आगे चलें। हाँ जी, गुड। अगला केस है आपका इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे भी PIL ही फॉर्म हुई थी, क्लियर। PIL तो समझते हो ना बाप तुम, ये ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने करी थी। ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट यानी कि तुम्हारी ऊबर ओला, ठीक है, ऐप बेस्ड वही होता है ना ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ था, ऊबर ओला के ड्राइवर्स ने जो है PIL करी, इन्होंने बोला कि हमें बेनिफिट्स चाहिए किसके अंडर, अंडर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2008। कहते हमें इस एक्ट के अंडर जो है सोशल सिक्योरिटी चाहिए। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की यही लड़ाई है आज तक। वो कहते हैं कि हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, पर हमें ऐसी कैटेगरीज में जा डाला है इन्होंने जहाँ पे हमें अच्छे से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं मिलती। तो कहते वो सोचते हैं कि क्या फ़ायदा फिर काम करने का। तो ये PILs तभी फाइल हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जो गई हैं, क्लियर। पटिशनर्स ने आर्ग्यू करा कि उन्हें जो है वर्कर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वर्कर्स। अगेन इनकी भी यही दिक्कत थी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड, जहाँ जिन्होंने बहुत सारे लॉस देयर लाइवलीहुड्स, मतलब खाने पीने का कुछ नहीं मिला, बहुत दिक्कत आई कोविड-19 में, क्योंकि कोई कैब ही नहीं चली थी उस टाइम पे, है ना। तो इनको तो बहुत नुकसान हुआ था कैब वालों को। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके स्टेटस में एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी क्या होता है, जब हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्लियर। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, आप ड्राइवर्स जो भी हैं आपको भी जो है राइट्स मिलने चाहिए। ये केस अभी भी ऑन गोइंग है, और जब भी इसकी जजमेंट आएगी, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ लैंडमार्क जजमेंट, क्लियर। it is going to be a landmark judgment, because for sure गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि भाई बहुत PILs आ रही हैं, आप इस पे कुछ कीजिए, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं मिल रही। कहते कोविड जैसा कुछ दोबारा कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए, हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो लाइवलीहुड राइट 21 वायलेट हो रहा है। अब समझ आए कैसे इन्होंने हमारे पे आर्टिकल 21 वगैरह लगाया होगा। यहाँ वेज की कुछ बात नहीं हो रही, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात हो रही है।
तो उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 21 एक जो उनका फंडामेंटल राइट है वो तो लगाया ही होगा। उसके अलावा DPSPs भी लगाए होंगे कि स्टेट की ड्यूटी बनती है कि आप इसके रिगार्डिंग कुछ कीजिए। तो दोनों केसेस में यही डिफरेंस है। वहाँ पे वो वर्कर्स के अंडर अपनी जो है रिकॉग्निशन चाहते थे, क्लासिफिकेशन चाहते थे, और इन्होंने बोला कि हमें इन्होंने प्रॉपर एक्ट का नाम बताया कि हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं अंडर दिस एक्ट चाहिए। तो दोनों पॉइंटर्स आपको समझ लग गए केस में, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ओला एंड ऊबर का है, कोविड-19 में जो दिक्कत आई थी उसके रिलेशन में। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। आगे चलते हैं। अब यूके का है एक जजमेंट कि यूके ने क्या जजमेंट दी है ऊबर ड्राइवर्स के ऊपर। बाहर भी चलती है ना ये सारी। तो कहते हैं अभी तक इंडियन केस में कोई नहीं आई है, पर यूके ने इन्होंने बोला है कि ये जो ऊबर ड्राइवर्स हैं इनको मिनिमम वेज एक तो मिलनी चाहिए, हॉलीडे पे मिलना चाहिए, और जो भी इनके दूसरे लेबर राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। और ये लैंडमार्क रूलिंग थी बिकॉज आजकल ग्लोबली क्या हो रहा है, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स बहुत उभर के आ रहे हैं। तो हो सकता है एक ग्लोबली जब यूके में ये सब होगा तो इंडिया में भी ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट लॉ आने की संभावना है। क्लियर? बिकॉज इंडियन कोर्ट्स क्या हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, और ऐसे इश्यूज़ को स्पेशली आजकल तो आपको पता ही है गिग चल रहा है सारा टाइम, हर कोई ऑनलाइन कर रहा है आजकल, चाहे कैश से लेके एवरीथिंग। तो इट्स द नीड ऑफ एन आवर। तो फॉर श्योर योर इंडियन गवर्नमेंट विल टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप इन द फेवर ऑफ दिस। क्लियर? यूके का आपको केस पेपर में नहीं आएगा, बट येस इन योर इंटरव्यू यू कैन कोरिलेट योर आंसर with this judgment to make your answer a better answer than others, है ना? हाँ जी। implementation of labor laws कहते हैं बेसिकली अगर देखा जाए लेबर लॉज की इन्फोर्समेंट कहते हैं वीक है। अब थोड़ा टॉपिक ना डिफरेंट हो गया है। 1 सेकेंड। कहते अगर देखा जाए लेबर लॉज की इन्फोर्समेंट वीक है बिकॉज गैप बहुत है कहते हैं प्रैक्टिकलिटी में और लीगल में, स्पेशली इनफॉर्मल सेक्टर में। कहते हैं हमने लेबर लॉ में बात तो इतनी बड़ी बड़ी करी है कि भाई इनको मिनिमम वेज देना है, हमने इनको बेटर कंडीशंस देनी है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करनी है, वर्किंग कंडीशंस अनसेफ नहीं होनी चाहिए। बट क्या कहते हैं इनफॉर्मल के केस में ये चीज़ें ढुकती हैं? खुद बताओ आप, है ना गैप? नहीं ढुकती ना। इनफॉर्मल वाले तो कितना सफ़र करते हैं, यस और नो? सो कहते तभी करके जब ऐसी कोई गैप आ जाए कोर्ट बीच में आता है वायलेशंस को रोकने के लिए। बट ऐसी वायलेशंस कोर्ट आ तो जाता है बट कोर्ट भी सबूत पे चलता है, लिटिगेशन होएगी, सच झूठ देखा जाएगा। तो जो हम ये नहीं कह सकते कि सस्टेनेबल है। कोर्ट पता ना क्या फैसला कर दे, वी नेवर नो। So systematic issue like corruption, lack of resources, inadequate training of labor inspectors, ये सब भी बहुत फोर्स कर देता है वीक लेबर लॉज बनाने में। क्लियर? क्वेश्चन अगर आया MCQ ये आ सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वीक लेबर लॉ को या गैप लेके आने के लिए लेबर लॉ में, उसकी प्रैक्टिकलिटी में, और जो लॉ आपका कहता है। तो ये चीज़ जो है ये वाली स्लाइड ये कंसेप्ट ही बस समझा रही है, ऐसा जितना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। आगे केस लॉ PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, वर्कर्स की स्टारवेशन डेथ हुई थी, खाने पीने को नहीं मिला था, तो डेथ्स हो गई थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, यहाँ पे जुडिशरी ने इंटरवीन करा और उन्हें इंश्योर करा कि भाई लाइवलीहुड के मीन्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान। अभी भारती ने बताया रोटी कहाँ है, कहते फिर खाना क्यों नहीं मिला उनको कि वो मर गए, भूखे मर गए। क्लियर? तो कोर्ट ने बोला कि आपका राइट टू फूड भी लाइवलीहुड में आता है।
क्लियर। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए अंडर लेबर लॉज अंडर विच केस राइट टू फूड इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 will be this case PUCL versus Union of India 2001. क्लियर। उन्होंने बोला कि भाई गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, उनको अच्छे से सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं लागू करवानी चाहिए। ये पूरे केस में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो ये है कि राइट टू लाइवलीहुड में आपका राइट टू फूड आएगा। क्लियर बच्चे। अब आ गया आपका माइग्रेंट वर्कर्स। मेन आज की क्लास के वैसे पहले वाले टॉपिक्स भी मेन थे, अब थोड़े से और मेन है। देखो लेबर लॉज में ना कोविड-19 का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। एक सेटबैक जो है ना वो अच्छे वाला लगा है उसमें। आपके सामने कितने ही केस हैं, कितने ही भर भर के केस हैं। अभी तो हमने उबर ओला का देखा, ठीक है। ऑनलाइन तो इकोनॉमी सारी तब डेड हो गई थी एक टाइम पे। और क्या क्या हुआ था, माइग्रेंट वर्कर्स ने कितना सफ़र करा, बेचारे अपना सामान ले लेके इतनी दूर दूर तक अपने गांव में गए थे, है ना। न्यूज़ वालों ने बहुत अच्छे से सब कुछ कवरिंग करी थी। कोई तो बेचारे फंस गए थे, वो जा ही नहीं पाए अपने फैमिली के पास। सो कोविड-19 इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेटबैक in the history of India. Especially it has hitted labor laws at large intent. Clear? तो सबसे पहले क्या हुई थी, जॉब लॉसेस एंड माइग्रेंट वर्कर्स। बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी थी, स्पेशली इनफॉर्मल और माइग्रेंट वर्कर्स ने। मिलियन ऑफ माइग्रेंट स्टैंडर्ड विदाउट इनकम, शेल्टर कुछ भी नहीं था, बेसिक नेसेसिटीज़ की भी उनके पास जो थी कोई असेस नहीं था। वेट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या रहा। गवर्नमेंट ने नो डाउट बहुत सारे रिलीफ मेजर स्कीम्स सब निकाली थी, स्पेशली डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा। बट ये इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही चैलेंजफुल था, ठीक है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स मतलब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिले बहुत ज़्यादा हो गया था। कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्टीज़, जो लोगों को वाकई में ज़रूरत थी उनको ना मिल के, जिनको नहीं ज़रूरत थी उनको सामान मिल रहा था। सो अगेन देयर वाज लॉट ऑफ गैप इन द प्रैक्टिकलिटी। क्लियर। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हुआ कि इंडियन लेबर मार्केट स्पेशली ये जो बेचारे इनफॉर्मल है उनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम ना मिल पाई, और एंड द प्रिकेरियस नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन मैनी सेक्टर्स, बेसिकली बात कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स इन द सोसाइटी हैज़ सफर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। क्लियर। जिसके चलते हुए हम पढ़ेंगे माइग्रेंट वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन लेबर लॉज। करंट जो चल रहा है आपका, माइग्रेंट वो रहते हैं जो वन रीजन, स्टेट या कंट्री टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाते हैं। ये टिपिकली रिलोकेट करते हैं बढ़िया अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर वेजेस के लिए, बढ़िया लिविंग कंडीशंस के लिए, जो उनको अपने होम रीजन में नहीं मिलती। माइग्रेंट वर्कर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हु मूव विद इन द सेम कंट्री ओनली, एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं। तो आई होप आपको माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन तो क्लियर होगी। एक बार इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट बेस आ गया, ये पहले टेम्पररी और सीजनल एम्प्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट क्लासेस में बताया था आपको, सीजनल जॉब्स होती हैं इनकी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक वर्क, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमिक ड्राइवर्स, ये सब कहते क्यों करते हैं, यानी कि एक जहाँ पे रह रहे होते हैं उनको वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं मिलती, उतनी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती जितनी उनको दूसरी जगह काम करके मिल जाती है, तो करके ये माइग्रेट होते हैं। तीसरा, लीगल एंड सोशल चैलेंजेस, ये क्या फेस करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का बैरियर, सोशल बैरियर आ गया ना ये। दूसरा, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन की बहुत दिक्कत होती है जिसके चलते आपका श्रम कार्ड आया है। एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, एम्प्लॉयर्स जो आते हैं उनको लगता है कि भाई इनको क्या पता
क्या चल रहा है आजकल, रेट क्या नहीं चल रहा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग पे कर देते हैं। फिर वर्किंग कंडीशंस, लिमिटेड एक्सेस टू सोशल सर्विसेज, ये सब वो उनको जो हार्डशिप्स हैं फेस करनी पड़ती हैं। रिमिटेंसेस क्या हैं, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है बेचारों को, जितना अर्न करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट उनको घर भेजनी पड़ती है फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिलीज को सर्वाइवल के लिए भी जो है देना पड़ता है। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द होम रीजन, जो बेसिकली जो जहाँ पे जिस कंट्री में या जिस रीजन में वो कमा रहे हैं वहाँ कंट्रीब्यूट करने के बजाय जहाँ के वो होते हैं वो वहाँ पैसा भेजते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। केस लॉ है आपका बंधुआ मुक्ति मोर्चा, माइग्रेंट वर्कर्स का है ये, ठीक है, याद कर लेना। इन्होंने बॉन्डेड लेबर का हमने पढ़ा ही था कि इसमें बताया था जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हुई थी माइग्रेंट वर्कर्स की, ये पॉइंट आप प्लीज़ नोट कर लीजिए बच्चों। और कोर्ट ने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं माइग्रेंट जो ऐसी चीज़ों के शिकार होते हैं, क्लियर, हार्श लेबर कंडीशंस के, और उनको ढंग से कोई बढ़िया वेज भी नहीं मिलती, जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वॉयलेट होते हैं। 14 जो है इक्वालिटी, 21 लाइफ, और फोर्स लेबर का 23। बेसिकली इन तीनों आर्टिकल्स अगर आपके आ जाए, केस हो, ठीक है, तो आप बंधुआ मुक्ति के लिए हो, तो अगर मान लो इनमें से किसी का पूछा तो बंधुआ मुक्ति आप लिख सकते हो वहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि इनको रीलोकेट कीजिए, इनके राइट्स और वेलफेयर के लिए कुछ मेजर्स लीजिए। ये केस हम कर चुके हैं, बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स का ही केस है। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं? आर्टिकल 14 सबसे पहले बच्चे जो इनको गारंटी करता है कि चाहे ये माइग्रेंट्स हैं बट इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है। 19 क्लॉज 1D इनको कहता है कि भाई तुम सेफली मूव कर सकते हो थ्रू आउट इंडिया, जो कि बहुत ज़रूरी है एक माइग्रेंट के लिए। देखो 19(1) क्लॉज C वॉज टू मेक अ यूनियन, क्लियर, ये है फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी की बात करता है। देखो इतनी बार पढ़ लिया, अब तो तुम्हें भी याद हो गए होंगे सारे, है ना, कि माइग्रेंट वर्कर को किसी भी तरीके की गलत कंडीशंस के अंडर काम ना करना पड़े, वो भी एक इंसान है, उसको भी उसके हक मिलने चाहिए। जहाँ पे भी माइग्रेंट वर्कर्स आ गए 23 ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना, क्यों? क्योंकि ये बॉन्डेड लेबर की बात करता है। किसी भी तरीके से इनको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि भाई इनको तो हमारी लैंग्वेज नहीं आती, कुछ नहीं आता, दूसरी जगह से आए हैं, इनको हमारा क्या पता, हम इनको एक्सप्लॉइट कर लें। नो, यू कांट एक्सप्लॉइट देम। विद दिस हियर इज द एंड ऑफ टूडेज क्लास, टूडेज चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कंक्लूजन। सो आप क्या समझे? पूरे हमने इतना पढ़ लिया, ये कुछ मत पढ़ो अभी आप। आपसे अगर मैं पूछूं 1 बाय 1, तो आप मुझे बताओ आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास को कंक्लूड करोगे? कितने हमने केसेस पढ़े, आजकल के केस पढ़े, बताओ। कंक्लूजन तो क्या रहता है कि हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो यह समृत, अनमोल, आशुतोष भारती, पठान, खादर खान, टैब इंडिया, बताओ क्या समझे आप कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में? हाँ जी, इंटर रिलेटेड हैं, और लेबर राइट्स के बारे में, वर्कर्स के हकों के बारे में हम पढ़े। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यस वेरी गुड, बिल्कुल अनमोल। आशुतोष ऑल्सो, यस वेरी गुड भारती। बेनिफिट ऑफ वर्कर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही सारे लॉ आपके निकल निकल के आए हैं,
और ये आपको बताता है कि कैसे वर्कर्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की हमने देखनी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा। क्लियर? कहते चाहे ये ट्रेडिशनल लेबर लॉ से अलग आते हैं, पर फिर भी इनको बहुत सारी प्रोविजंस मिली हैं। और आज के टाइम पे इन्होंने 2 केसेस भी फाइल करे हैं जिसके थ्रू वो एक प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। यस, वेरी गुड। सबको काफ़ी देखो, लेबर लॉ इज़ योर बेसिक टू अंडरस्टैंड, सॉरी, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ योर बेसिक टू अंडरस्टैंड द लेबर लॉज। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके आगे प्लेट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं लेबर्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपको उस सब चीज़ों को रिलेट करना है टॉपिक्स के साथ। आर्टिकल्स पढ़े हैं तुम्हारे आगे बहुत सारे एक्ट्स आ जाएंगे, आप पर उसको कैसे रिलेट करोगे? समझ गए? अब हम कल की आपको एक ब्रेक दूं, क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका देखो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गया आज, और कल मैं आपको टेस्ट दे दूं, मुझे पता है आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि मुझे इतना पता है आपने अप्रोचेस वाला भी अभी तक नहीं करा होगा। मैं आपको टेस्ट दे दूं, क्या करूं, क्योंकि कल एकदम से अगर मैं न्यूज़ टॉपिक स्टार्ट करा दूं, मान लो कल हमारा एक्ट स्टार्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्प्यूट एक्ट, तो आई फील एक ब्रेक तो बनती है बीच में ना, एक दिन की। पर कल भी हो गई तुम्हारी ब्रेक, तो संडे भी हो गई। चलो मैं फिगर आउट करती हूँ सर के साथ, या टेस्ट कल भेजती हूँ, जो भी जैसे हुआ, ठीक है? क्योंकि इसके बाद हमने डायरेक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से स्टार्ट कर देना है। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको मैं चाहती हूँ थोड़ा सा टाइम मिले ये सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करने का, कि उससे पहले आपको याद करने का और सामान मिल जाए, है ना? क्योंकि रिटेन नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है टॉपिक्स पढ़ने का। मेरा क्या है, मैं तो फटाफट करा दूँ सिलेबस, बट अभी कौन सा पेपर है सिर में कि आपको सिलेबस ख़त्म करना है। अभी हमारा मेन फोकस है कि तुम रिटेन करो चीज़ों को, है ना? तो कल मैं बात करूँगी, क्योंकि तुम इसको अच्छे से, अगर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर को अच्छे से कर लिया ना बच्चे, आगे तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक्ट कुछ भी उठाओगे पढ़ोगे तुम बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। हाँ, ऐसे तो तुम बहुत कंफ्यूज कर दोगे कल, क्योंकि बिल्कुल इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, है ना? तो कोई नहीं, कल आपको थोड़ा सा रिवीजन का ब्रेक देते हैं, नोट्स बनाने का ब्रेक देते हैं, टेस्ट बना दूंगी, वो कर लेना, ताकि हम परसों से फिर इंडस्ट्री स्टार्ट करें। आपको भी एक टाइम मिल जाएगा इस पूरे चैप्टर की रिवीजन के लिए, कि ये चैप्टर बच्चे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर इसमें से क्वेश्चन आता है। अब मुझे नहीं पता वो तुम्हें आर्टिकल के थ्रू पूछेंगे, अब मुझे नहीं पता तुम्हें केस लॉ पूछ लें, न्यू एक्ट से पूछ लें, न्यू टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन पूछ लें गिग गुग का, जितने तुम रिटेन नहीं करोगे तुम नहीं समझ पाओगे। बाकी एक बारी डिस्कस करती हूँ, नहीं तो फिर कल से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलो ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर हम कल। मैं एक बार संदीप सर से आज फ़ोन पे डिस्कस करके आपको बता दूंगी कि कल का आपका क्लास का सीन कैसे रहेगा। पेपर तो भी है नहीं ना आपका, तो मेरे अकॉर्डिंग हमें सिलेबस रश नहीं करना चाहिए, आपका सोचना चाहिए हमें, आपको रिटेन हो जाए। अगर मैं ऐसे कल आपको टेस्ट दूंगी तो फॉर श्योर आप कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ये करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बड़ा रहेगा टेस्ट, ठीक है? काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, अच्छे से करना, टफ रहेंगे क्वेश्चंस। अच्छे से कल पूरा दिन रिवीजन करना, फिर टेस्ट को देना। कल नहीं दे पाए तो परसों दे देना, पर ईमानदारी से देना। फिर परसों शाम से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? चलो ठीक है, यही ठीक रहेगा प्रोसेस आपके लिए भी, क्योंकि बच्चे मेन तो ये है, अभी सिलेबस ख़त्म करना नहीं है, मेन है आपको रिटेन हो, आपकी रिवीजन हो, आपकी सच में तैयारी हो। क्लियर? चलो ठीक है, और आया करो ऑनलाइन, नहीं तो फिर मैं नहीं आऊँगी ऑनलाइन। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।